नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य का क्या महत्व है, कौन कौन सी कथाएं संस्कृत साहित्य में मुख्य रूप से लिखी गईं, इस विषय में बताऊंगा। सबसे पहले कथा के क्या लक्षण होते हैं, यह आप समझ लीजिए। कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितं क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्त्रके आदौपद्यैर्नमस्कारः खलादेर्वृत्तकीर्तनम्। अर्थात कथा में सरस वस्तु गद्य के द्वारा ही बनाई जाती है। कथा में सरस वस्तु गद्य के द्वारा ही बनाई जाती है। इसमें कहीं कहीं आर्या छंद तथा कहीं कहीं वक्त्र और अपवक्त्र छंदों का प्रयोग होता है। प्रारंभ में पद्यमय नमस्कार और खलादिकों अर्थात दुष्ट आदि का चित्र निबद्ध होता है, जैसे कादम्बरी। और दूसरी चीज होती है आख्यायिका। आख्यायिका क्या होती है? आख्यायिका कथावत स्यात् कवेरवंशानुकीर्तनम् अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं क्वचित् क्वचित्। आख्यायिका कथा के ही समान होती है। इसमें कविवंश वर्णित होता है, अन्य कवियों का वृत्तांत तथा पद्य भी कहीं कहीं रहते हैं। इसमें कथा भागों का नाम आश्वास रखा जाता है। आर्यावक्त या अपवक्त छंद भी होते हैं, जैसे हर्षचरितम। तो संस्कृत में कथाएं कहाँ शुरू हुई? ये माना जाता है कि वेदों से ही कथाओं की शुरुआत हो गई। वेदों में मछली और का भी आख्यान आया है। उसमें पशु पक्षियों का वर्णन कम है, लेकिन एक राजा ने एक मछली को संरक्षण दिया, उसका भी उसमें वर्णन दिया हुआ है। इसके अलावा वेदों में ही नहीं, उपनिषदों में भी कई कई सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए और लोगों को सुंदर सुंदर मनोरंजन से परिपूर्ण कथाएं सुना करके अच्छी शिक्षा दी जाए, यही कथाओं का उपदेश है। कथाएं देखा जाए तो दो प्रकार की, नीति कथा और लोक कथा। नीति कथा को राजनीतिक, धार्मिक और व्यवहारिक माना जाता है और लोक कथा को शिक्षात्मक और मनोरंजनात्मक समझा जाता है। नीति कथा को उपदेशात्मक या उपदेश प्रधान कथा भी कहा जाता है। इसका प्रधान उद्देश्य उपदेश रहता है और यह प्रायः पशु पक्षियों से संबंध रखती है। लोग कहते हैं नीति कथा प्रायः पशु पक्षियों से संबंध रखती है। नीति कथा का मूल लक्ष्य तीन वर्ग, धर्म, अर्थ और काम होता है। मोक्ष का इसमें कोई वर्णन नहीं होता है। ज़्यादातर नीति कथाएं गद्य में लिखी गई हैं,
लेकिन बीच बीच में उनमें पद्यों का भी प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सरल, सरस और रोचक है। और पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति बड़े ही आराम से कहानी सुन करके सद्गुणों को प्राप्त करता है और उसे संसार में कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब का भी जो है ज्ञान हो जाता है। यही नहीं, काकताली जैसी लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। सांप व नेवले, कौवे और उल्लू की जन्मजात शत्रुता का भी कथाओं में उल्लेख किया गया है। जैन और बौद्ध साहित्य में भी कथाओं का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले अगर, और इसके बाद लौकिक साहित्य में भी बहुत सारी कथाएं लिखी गई। एक कथा कौन सी है? पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा माने जाते हैं और विष्णु शर्मा चाणक्य का ही नाम है। विष्णु शर्मा ने बड़ी ही सुंदर कथा लिखी पंचतंत्र, और इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर जो हैं कथानक प्रस्तुत किए। मित्रलाभ, मित्रभेद, संधि विग्रह, लब्ध प्राणांश और अपरोक्षकारिकत्व या अपरीक्षित कारकम नामक 5 भाग उन्होंने उसमें रखे हैं। और उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे पशुओं की, पक्षियों का, ऐसे पशु पक्षियों की सुंदर सुंदर कथाएं लिखी हैं कि उन कथाओं को सुन करके बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सब बातों का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने एक गधे की कहानी का उल्लेख किया है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में एक गधे की कहानी का उल्लेख किया है, जिसको एक बाघ की खाल मिल गई, शेर की खाल मिल गई, और उस खाल को ओढ़ करके या पहन करके वो सिंह जैसा दिखने लगा, और फिर उसके माध्यम से उसने लोगों को खूब परेशान किया। ये कथा बड़ी सुंदर और रोचक है। इसको हम आपको कविता के रूप में सुनाते हैं कि ये कथा कैसी है कि एक गधे को जब बाघ की खाल मिल गई तो उसने क्या किया। ये कथा जो है हम आपको कविता के रूप में सुना रहे हैं। सुनिए क्या है। कि गधा एक था चरता वन में, बड़ा कपट था उसके मन में। कहीं सिंह का चमड़ा पाया, उसने उससे रूप बनाया। सबको डर दिखलाता था वह, अच्छे मजे उड़ाता था वह। चढ़ जाता था सबके खेत, सब डरते थे उसको देख। कहता था मैं वन का राजा, खूब हुआ था मोटा ताजा। वन पशुओं को आँख दिखाता, सब पर जम कर रोब जमाता। क्या हुआ कि रात एक उजियाली आई, खूब गधे के मन में भाई। चरने लगा खेत में जाकर, रखवाले सब भागे डर कर। कोई गधा कहीं चिल्लाया, बस फिर उसने कान उठाया। लगा रेंकने मुख ऊपर कर, भेद खुल गया उसका सब पर। रखवालों ने लठ उठाया, मार मार कर खूब छकाया। जो देता औरों को धोखा, वो पाता ऐसा फल चोखा। ये कहानी कहाँ है? पंचतंत्र में है। इसके पंचतंत्र में भाषा बहुत ही सरल, सरस और रोचक है।
इसके अलावा नारायण पंडित, हाँ, और इनका जो है समय पंचतंत्र का 300 ईस्वी के लगभग माना जाता है। लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, क्योंकि 300 ईस्वी के समय जो है चाणक्य ऐसा मानते हैं। इसके बाद नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना किया। हितोपदेश में भी तमाम प्रकार के पशु पक्षियों का सुंदर वर्णन किया है। और हितोपदेश में बहुत ही सरल सुंदर भाषा में जो है सुंदर सुंदर कथाओं का विवेचन किया गया है। और विष्णु शर्मा के बारे में बताया आपको, पंचतंत्र में जो विष्णु शर्मा थे, उन्होंने एक राजा के मूर्ख पुत्रों को ज्ञान दिया, उस कथा के माध्यम से, कथा सुना करके ज्ञान दिया था। अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो उसको आप कहानी के माध्यम से कोई शिक्षा दें तो वो आसानी से सारी बातें समझ जाता है और उसको कोई पढ़ने में बोझ भी नहीं लगता कि कोई पढ़ने में कठिनाई हो। कहते हैं कि हितोपदेशा में कहा गया है कि दुष्ट पुरुष पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? न धर्म शास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथा तिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। अर्थात दुर्जन पुरुष धर्म शास्त्र पढ़ता है या वेद का अध्ययन करता है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस विषय में तो स्वभाव ही सबसे बढ़कर है, जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मधुर होता है। इसके बाद जो है बृहत कथा लिखी गई और इसके बाद बृहत कथा लिखी गई और बृहत कथाओं में अनेक प्रकार की कथाओं का उल्लेख किया गया है। और इसके रचयिता गुणाढ़ थे, बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ थे। उन्होंने इसे पैशाची प्राकृत में लिखा था और इसमें 1,00,000 श्लोक थे, लेकिन इस समय मूल बृहत कथा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो है बुद्ध स्वामी ने बृहत कथा श्लोक संग्रह लिखा, क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखी और सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा। इसके बाद एक आती है वेताल पंच विंशतिका। इसमें 25 कहानियां हैं। बेताल पंचशतिका में 25 कहानियां हैं और इसके रचयिता शिवदास और जम्भल दत्त माने जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि एक भूत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को 25 कहानियां सुनाता है और उनसे अंत में प्रश्न पूछता है। राजा उसके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। भूत उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद एक कथा लिखी गई, सिंहासन द्वात्रिंशिका। सिंहासन द्वात्रिंशिका या द्वात्रिशत पुत्तलिका या द्वात्रिशत पुत्तलिका अथवा विक्रमशित। ये कथा जो है गद्यात्मक पद्यात्मक दोनों रूपों में उपलब्ध होती है। और इसमें कहा जाता है कि जो है राजा भोज ने एक विक्रमादित्य का सिंहासन पृथ्वी से खुदवाया और उस पर बैठने के लिए जैसे ही तैयार हुए, तुरंत पुतली अर्थात एक परी प्रकट हुई और उसने राजा भोज को 32 कहानियां सुनाई। राजा भोज ने राजा विक्रमादित्य का सिंहासन खुदवाया, उखड़वाया, जमीन से निकलवाया और उस पर जैसे राजा भोज बैठने के तैयार हुए, तुरंत एक जो है
पुतली प्रकट हुई, अर्थात परी रूप में एक स्त्री प्रकट हुई और फिर उसने राजा भोज को कहानी सुनाई। इस तरह से 32 पुतलियाँ प्रकट हुईं और उन्होंने राजा को उस सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया, कहा आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। तो उन पुतलियों ने राजा भोज को कौन सी कहानियाँ सुनाई, इन सारी कहानियों का वर्णन द्वात्रिशतपुत्तलिका ग्रंथ में दिया गया है। इसके अलावा सुख सप्तति जो है ग्रंथ है, उसमें एक तोता 70 कहानियों को सुनाता है और इसकी रचना जो है मानते हैं कि 14वीं शताब्दी में हुई और इसका कोई लेखक जो है भी पता नहीं चल पाया है। इसमें बताते हैं कि मदन सेन नामक एक नवयुवक अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा आसक्त था। आवश्यक कार्यवश उसे बाहर जाना पड़ता है। उसके अभाव में उसकी पत्नी काम पीड़ा से विचलित होकर अन्य पुरुषों के प्रति आकृष्ट होने लगती है। ऐसी स्थिति में सुख उसकी काम पीड़ा को दूर करने के लिए प्रत्येक रात में उसे एक एक मनोरंजक कहानी सुनाता है। इस प्रकार 70 कहानियों से 70 दिन बीत जाते हैं और तब उसके बाद मदन सेन अपने घर आ जाता है। तो फिर उसकी मदन सेन की पत्नी अनाचार करने से बच जाती है। विद्यापति ने 15वीं शताब्दी में मैथिली कवि विद्यापति ने 15वीं शताब्दी में पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना की। इसमें नैतिकता तथा राजनीति का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसके बाद 16वीं शताब्दी में बल्लाल सेन ने भोज प्रबंध नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। फिर इसके बाद जैन ग्रंथों में कथाएं लिखी गईं। प्रबंध चिंतामणि जिसे मेरुतुंगाचार्य ने लिखा और उनका समय 14वीं शताब्दी है। फिर इसके बाद राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा, जिसमें 24 पुरुषों के संबंध में सुंदर कथाएं हैं। राजशेखर ने प्रभावक तीर्थ नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें 24 जैनाचार्यों का वर्णन है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में भी कई ग्रंथ लिखे गए और जातक माला नाम का एक कथा साहित्य लिखा गया बौद्ध ग्रंथों में, जिसके रचयिता आर्य सूर्य हैं। और एक अवदान शतक नाम का भी कथा साहित्य बौद्ध साहित्य में लिखा गया। इस तरह से देखें तो कई कथाएं कथा साहित्य में लिखी गई, लेकिन मुख्य रूप से अगर प्रसिद्ध हैं तो कौन सा? पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा मंजरी, बृहत कथा और इसके अलावा सिंहासन द्वात्रिशतिका ये कथा साहित्य है। सिंहासन द्वात्रिशतपुत्तलिका एक ग्रंथ प्रसिद्ध है। बेताल पंचविंशतिका ये ग्रंथ यही प्रसिद्ध है और इन्हीं के बारे में आप सब ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। चंपू काव्य की रचना कैसे हुई, कहाँ चंपू काव्य कौन कौन से हैं, मुख्य उन पर क्या हुई, तो ये मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।